नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पढ़ते समय वर्ष 1975 को हम अत्यधिक महत्व देते हैं क्योंकि ये वो साल है जहां भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और देश में वो जो घटनाएं घटित हुई उसमें से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस, जिसमें पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण डिसीजन आए। 1975 का ये जो केस है, उस केस के साथ साथ देश में आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो आंतरिक अशांति का प्रावधान विद्यमान था 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले तक, उसका भी प्रयोग किया गया या कई बार ये कहा जाता है कि उसका दुरुपयोग किया गया। तो क्या था इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का मामला? हम जो केसेस की जो एक पड़ताल कर रहे हैं पॉलिटी के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, आज ये 4th नंबर की क्लास है। आग्रह है कि 8 से 10 मिनट का जो वीडियो है इसे पूरा देखिएगा। आगामी एग्जामिनेशन में इसमें से कुछ क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 का वो केस, और फिर लग गया देश में आपातकाल। सबसे पहले इसकी कुछ पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ये वो केस है जिसमें हम दो डिसीजंस की पड़ताल करेंगे। एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन जो 12 जून 1975 को आया। डेट आप ध्यान रखिए, मैं सेवरल केसेस का जो अध्ययन कर रहा हूं आप लोगों के साथ, उसमें केसेस की जो दिनांक है उस पर विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं। दूसरा, इसी में जब अपील हुई और अपील के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया, पहले ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आता है, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 7 नवंबर 1975 को आता है और इन दो अवधि के मध्य देश में 25 जून 1975 की जो मध्य रात्रि थी, वहां से आर्टिकल 352 और आंतरिक अशांति के प्रावधान के आधार पर देश में आपातकाल की जो व्यवस्था थी उसको लागू कर दिया गया था। ये जस्टिस जगमोहन सिन्हा साहब की बेंच थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच थी वो सीजेआई उस समय अजीतनाथ रे साहब थे, उनकी बेंच थी। एचआर खन्ना साहब, के मैथ्यू जी, एमएच बेग, वाईवी चंद्रचूड़, ये जो है उस समय न्यायाधीशों की बेंच थी। और जो अनुच्छेद इसमें संदर्भित किए गए, जो आर्टिकल मुख्य रूप से इसमें रेफर किए गए थे, उसमें आर्टिकल 14 का संदर्भ था, आर्टिकल 31B का संदर्भ था, आर्टिकल 368 का संदर्भ था, आर्टिकल 329A का संदर्भ था। ये 329A जो है ये आपातकाल के बीच में ही जो संविधान संशोधन किए गए थे उसके माध्यम से जोड़ा गया था। साथ ही जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसकी धारा 123 सेक्शन 7 को भी इसमें संदर्भित किया गया था। क्या था केस, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। 1971 में हुआ ये कि जो इलेक्शन हुए, भारत में 5वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए, गरीबी हटाओ का एक आकर्षक नारा जो है पेश किया गया था। इंदिरा गांधी ने एक समाजवादी कार्यक्रम को पेश किया और उसमें इंदिरा गांधी को व्यापक मात्रा में बहुमत मिला। रायबरेली जो सीट थी उत्तर प्रदेश में, वहां के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जो उम्मीदवार थे राजनारायण, जो कि राम मनोहर लोहिया जी के शिष्य माने जाते रहे, राम मनोहर लोहिया जो भारत के बहुत बड़े समाजवादी नेता रहे, तो ये जो राजनारायण जी है उनको इंदिरा गांधी ने भारी अंतर से हराया था। ये बताते हैं विश्लेषक, किताबें, न्यूज़पेपर, अच्छी मैगजीन्स जो हैं वो बताती हैं कि जो राजनारायण है वो अपनी जीत को लेकर इतने अधिक आश्वस्त थे कि उनके समर्थकों ने चुनाव परिणाम आने से पहले विजय जुलूस निकाल लिया था। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया, 1 लाख से भी ज्यादा मतों के अंतर से राजनारायण साहब जब हारे, तो उसके बाद ये महसूस हुआ कि कहीं चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं की गई। तो उनकी जीत को, जो इंदिरा गांधी की जीत है, उनको उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण साहब ने चुनौती दी और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये अपील गई और कहा गया कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन जीतने के लिए जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी जो प्रशासन है, उसका दुरुपयोग किया, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध ये मामला था। इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया, इसलिए उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। ये एक याचिका प्रस्तुत हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट में। 18 मार्च 1975 से इस मामले पर सुनवाई शुरू होती है। 12 जून 1975 को यह डिसीजन आता है। जस्टिस सिन्हा की कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें पेश होने लगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनका बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो शासन के वास्तविक नेता होते हैं, प्रधानमंत्री, और जिन पर पूरे शासन का जिम्मा होता है, उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार की बात थी। एक अभूतपूर्व प्रकार की घटना थी और ये घटना घटित हुई और भारत के इतिहास में पहला मौका था जब किसी मुकदमे में प्रधानमंत्री को अदालत में पेश होना था। राजनारायण की याचिका में जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी पाया था। तर्क ये दिया गया था, जो मेजर जो तर्क थे, वैसे तो इसमें लगभग 7 महत्वपूर्ण मुद्दे पेश किए गए थे। एक तर्क ये था कि 7 जनवरी 19 जनवरी 1971 को यशपाल कपूर को रायबरेली में इंदिरा गांधी का प्रचार किया उन्होंने और इस काम में स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया। यशपाल कपूर एक सरकारी अफसर थे। ये बात आदर्श आचार संहिता के खिलाफ थी, इसलिए इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण रूप से यहाँ लाइन प्रस्तुत की गई थी। इंदिरा गांधी के जो वकील हैं, इंदिरा गांधी के जो पक्ष में थे, उन्होंने तर्क दिया कि 13 जनवरी को यशपाल कपूर इंदिरा के सचिव पीएन हक्सर से मिले थे, उन्हें अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया था, इसलिए इस तारीख के बाद उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता। और इस बात के जवाब में हालांकि विपक्ष ने दलील दी कि लिखित रूप से 25 जनवरी को यशपाल का इस्तीफा स्वीकार हुआ, इसलिए तब तक वो सरकारी कर्मचारी ही माने जाएंगे। देखिए 25 जनवरी के मध्य में 7 जनवरी और 19 जनवरी की ये डेट पड़ी, तो बड़ा तकनीकी सा ये मामला दिखाई दे रहा था। इन दलीलों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें रायबरेली में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी को चुनाव में जो धांधली या भ्रष्टता या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग
इसका दोषी पाते उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। जस्टिस सिन्हा ने अपने आदेश में लिखा कि इंदिरा गांधी जो है उन्होंने अपने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारियों और जो सरकारी मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया, उसका दुरुपयोग किया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की जो धारा 123(7) है, ये एक्ट बहुत ज़्यादा काम आता है जब इलेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। भारत में जो भी इलेक्शन का व्यवहारिक जो कंडक्शन होता है, व्यवहारिक जो संचालन होता है, वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के माध्यम से होता है। चुनाव आयोग की संरचना, चुनाव आयोग के बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 324 से 329 के मध्य है। लेकिन भारत में जब भी इलेक्शन का संचालन होता है उस संचालन में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट काम आया करता है। ठीक है, के तहत इन आरोपों का दोषी पाया और उनके चुनाव को शून्य घोषित कर दिया। साथ ही जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले पर 20 दिन का एक स्थगन आदेश भी वहां प्रदान किया। ये कहा गया कि ये जो आदेश है तुरंत प्रभाव से लागू नहीं हो रहा है, 20 दिन का एक स्थगन आदेश, क्योंकि ये बात जाहिर सी थी कि इस फैसले के विरुद्ध इंदिरा गांधी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है कि कानून के समक्ष समानता का जो नियम है, प्राकृतिक न्याय का जो नियम है, वो प्रत्येक पक्ष को अपनी सुनवाई पर्याप्त रूप से करने, अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका देता है। तो भले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं, परंतु भारत के नागरिक की हैसियत से उन्हें भी इस मामले में अपील करने का अधिकार मिलना चाहिए था, जो अधिकार उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया। इंदिरा गांधी की तरफ से अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, उच्चतम न्यायालय में। अपील प्रक्रिया चूंकि ये जून में दाखिल हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का उस समय अवकाश चल रहा था, अवकाश पर थे। एक स्थगन आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर की बेंच में ये जो है मामला आया, जिसमें अगली सुनवाई होने तक उच्च न्यायालय के फैसले के क्रियान्वयन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई। अंतिम आदेश नहीं था ये, जून में जो आया, 22 जून से 24 जून तक ये आदेश प्रस्तुत हुआ। और क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर इसमें आया वो 7 नवंबर 1975 को आया है, हम बात कर रहे हैं उस आदेश की जो अंतरिम आदेश था, स्थगनादेश था। और हाईकोर्ट के फैसला, जिस फैसले में कहा गया था कि भाई इंदिरा गांधी जो है उनका चुनाव रद्द किया जाता है, उसके क्रियान्वयन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई। इंदिरा गांधी की तरफ से पालकीवाला साहब जो है वकील के रूप में पेश हुए और राजनारायण की तरफ से शांति भूषण जो है वो अदालत में प्रस्तुत हुए। फिर उसके बाद 24 जून 1975 को ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और जस्टिस अय्यर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगन आदेश दिया। लेकिन ये पूर्ण स्थगन आदेश न होकर एक आंशिक या अंतरिम प्रकार का स्थगन आदेश था। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर द्वारा जारी इस आदेश ने श्रीमती गांधी को संसदीय सत्रों में भाग लेने की अनुमति दी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। इसमें ये कहा गया कि जो है उनका चुनाव को रद्द करने का जो फैसला है उस पर अभी पूरी तरह उसका अमल नहीं किया जा रहा है, लेकिन और वो संसदीय सत्रों में भाग ले सकती हैं, लेकिन उन्हें लोकसभा में बहस करने और मतदान में भाग लेने से रोक दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता अभी चालू रह सकती थी। ये बात थी 24 जून 1975 की। अब 25 जून को चूंकि 1971 से देश में इस प्रकार का माहौल क्रिएट हो रहा था। वैसे तो हम जब भारतीय राजनीति के एक संक्रमण काल की शुरुआत करते हैं, डायनेमिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स वाला जब हम पार्ट पढ़ते हैं उस कोर्स में, तो 1967 चौथे जो आम चुनाव थे लोकसभा और विधानसभा के, वहीं से भारतीय राजनीति का एक संक्रमणकालीन पीरियड जो है वो चालू होता हुआ देखा जाता है। लेकिन फिर भी ये जो 25 जून तक आते आते जो है जो 67 से जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, भ्रष्टाचार को लेकर, महंगाई को लेकर, बेकारी को लेकर, स्टूडेंट्स मूवमेंट को लेकर, रेलवे हड़ताल को लेकर, ये सारी जो थी ये सारी चीजें मिल गई। और 25 जून को दिल्ली में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने उनकी एक रैली हुई। बड़ा एक फेमस उसमें सेंटेंस भी कहा कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। और मैदान में वहां रामलीला मैदान में रैली हुई। इस रैली के बाद इंदिरा गांधी ने 25 जून को ही देश में आपातकाल लागू कर दिया। आंतरिक अशांति का संदर्भ रखा गया, उनके भाषणों का आधार बनाया गया और देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। इमरजेंसी लागू किए जाने के पीछे और भी कारण थे, जैसा मैंने अभी बोला, लेकिन त्वरित कारण जो था कि इंदिरा की जो सत्ता है उसको खतरे में डाल दिया था। त्वरित कारण जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि उस पर अस्थायी रोक लगाई थी, लेकिन अभी भी लग रहा था कि इंदिरा गांधी जो है उनके अगेंस्ट जब डिसीजन आएगा तो उनकी सत्ता जा सकती है। फिर 7 नवंबर 1975, अब इस अवधि में देश में आपातकाल लगा। आपातकाल पे तो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में निश्चित रूप से बात करेंगे। आर्टिकल 352 की पूरी प्रक्रिया, 353, 354, 358, 359 उसका जो प्रभाव है संघ राज्य संबंधों पे, फंडामेंटल राइट से, इसको तो एक अलग से क्लास में हम बात करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ जो बात हम कर रहे हैं, 7 नवंबर 1975 सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है, जो मैंने शुरू में भी दिखाया था, जो बेंच बनी और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि इंदिरा गांधी का चुनाव वैध था, वह प्रधानमंत्री के रूप में काम करना जारी रख सकती हैं। न्यायालय को उनकी ओर से चुनाव में गड़बड़ी के ठोस सबूत नहीं मिले। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चुनाव खर्च को पार्टी के चुनाव खर्च के हिस्से के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए, जिससे राजनारायण का यह दावा भी खारिज हो गया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव नियमों का उल्लंघन करते हुए चुनाव खर्च सीमा पार कर ली थी। साथ ही सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर के बारे में भी अदालत ने जो डेट्स वगैरह थी, तिथियां, उनको स्पष्ट किया कि यशपाल कपूर ने 13 जनवरी 71 को भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा था और ये 14 जनवरी 71 से प्रभावी हुआ था। और इंदिरा गांधी ने 1 फरवरी से यशपाल कपूर को अपना एजेंट नियुक्त किया था। तो 13 जनवरी 1971 से चूंकि सरकारी अधिकारी नहीं थे, इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी सहायता जो दी गई थी उनके द्वारा वो भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा।
फिर साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, जिसने इंदिरा गांधी को, चूंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम में कहता है कि यदि चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी किसी सांसद या विधायक को पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। तो इंदिरा गांधी को जिसने 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया था, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। संक्षेप में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव की जो वैधता थी उसको बरकरार रखा, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना जारी रखने की अनुमति मिल गई। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का वाद है, इसी में स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव है उसको भी भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग माना गया है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रकार का मामला था जिसकी मैंने चर्चा करी, और लगातार हम इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। करीब 10 से 11 मिनट में बात खत्म हो जाती है। आग्रह है कि जब भी मैं जो वीडियोस ला रहा हूं, आप सभी से आग्रह है कि इन वीडियोस को जरूर देखिए। 10 से 15 मिनट में एक वीडियो मैं कंप्लीट करने का प्रयास करता हूं, चाहे वो पॉलिटी में लेकर आता हूं, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस में लेकर आता हूं। कालांतर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स वाले जो पार्ट है, लॉ वाला जो पार्ट है, उनमें भी हम लोग इस प्रकार के वीडियो लेकर आएंगे। आरएएस के लिए, आईएएस के लिए, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, विभिन्न जो एग्जामिनेशन है उनमें ये सभी वीडियोस जो हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। आपसे फिर से एक बार आग्रह करूंगा, इन वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। रिकॉर्डेड में लाता हूं ज़्यादातर मैं वीडियो 1.25, उसकी आप स्पीड कर सकते हैं ताकि आपका जो कीमती समय है वो समय थोड़ा बचे। जैसे 10 मिनट का वीडियो 7-8 मिनट में आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो पैनल पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाती है। तो आप लोग वैसे सभी लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी का आभार है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों साथियों को बताइएगा कि एक अच्छा सा पार्ट जो है वो डॉक्टर योगेश शर्मा के द्वारा लाया जा रहा है। पॉलिटी में कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों का एक खजाना हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास जो है वो यहीं तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सकारात्मक बने रहिए, तैयारी कीजिए अच्छे से, और बिल्कुल सफलता प्राप्त होगी बहुत जल्दी, और नौकरी मिले आप सभी को। और मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। और कुछ और भी अभी पाइपलाइन में है, कुछ प्रोजेक्ट है ना, जिन पे बहुत जल्दी मैं सूचना दूंगा, और उन प्रोजेक्ट्स को हम लोग लेकर आएंगे। ईश्वर की कृपा रहनी चाहिए। और मिलता हूं आप सभी से। नमस्कार, धन्यवाद।